वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। इस 20 मिनट के वीडियो में इस पूरे के पूरे सोशल साइंस के प्रश्न पत्र को हम कवर करने वाले हैं। प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण पेपर को कवर करेंगे। ये आपका कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ये है हाइब्रिड सैंपल पेपर। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप इस हाइब्रिड सैंपल पेपर को अच्छे से कर लेते हैं, आप अपने स्कूल के टॉपर बनेंगे। आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम अपने क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। और इस 20 मिनट में सारे प्रश्न के उत्तर को तुम्हारे सामने रख दूंगा ताकि उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ पर निर्देश में कई सारी बातें लिखी गई है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। वह टोटल 23 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 से लेकर 17 तक जितने क्वेश्चन रहेंगे सब 2 अंकी रहेंगे, जिसका आंसर आपको 30 वर्ड्स में देना है। 18 से 20 तक जितने भी प्रश्न रहेंगे इसका आंसर आपको देना है 75 वर्ड्स में। तो ये 3 अंकीय रहेंगे। एंड नेक्स्ट जो रहेगा इसका आंसर आपको देना है 120 वर्ड्स में। ये सभी क्वेश्चन 4 अंकीय रहने वाले हैं। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो सारे इंस्ट्रक्शन को आप इंग्लिश में रीड कर सकते हो। हमने टारगेट लिया है कि 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे, मतलब फाइनली 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से सारे प्रश्न को अच्छे से देख लो कि क्या होगा इनका सही उत्तर। हमारा स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प को चुन करके लिखो। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो यहां पर आपको झूठ लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्डन फिलामेंट? तो यहां पर झूठ हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फेडरिक सारियू कलाकार थे। फेडरिक सारियू वाज एन आर्टिस्ट, तो वो थे आपके फ्रांस के, तो यहाँ पर फ्रांस लगा देना है। नेक्स्ट कहता है रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? द पर्पस ऑफ रोलेक्ट एक्ट वॉज, ठीक है, तो यहाँ पर है सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना, या आंदोलनकारियों को दमन करना, या हिंसात्मक साधनों को कानूनी का उल्लंघन किया जाए, या शराब की दुकानों पर धरना देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना, डिक्लेयरिंग ऑल स्ट्राइक्स लीगल। नेक्स्ट कह रहा है आपका चौथा नंबर की मुद्रण की सबसे पहले तकनीक किन राष्ट्रों के सामने आई थी? इन विच कंट्री द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो यहाँ पर सही आंसर होगा जापान, चाइना एंड कोरिया। नेक्स्ट कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिनमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन करते हैं? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका नगरीकरण, मतलब अर्बनाइजेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ मनी एरिया। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, इसमें सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, इसमें कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला नंबर कहता है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? द एंटायर नॉर्थन प्लेन इन मेड अप, ये किस मृदा से बना है? तो इसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपको यहाँ पर जलोढ़ सॉइल लिखना है। नेक्स्ट, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? द एंटायर नॉर्थन, एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर भारत का प्रेस में जनक हिक्की कहते हैं, तो यहाँ पर आपको हिक्की लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि ग्रीम बंधु का जन्म कहाँ हुआ था? ग्रीम बंधु वाज बॉर्न इन, ग्रीम बंधु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपको लिखना है जर्मनी। क्या लिखेंगे? जर्मनी इज करेक्ट आंसर, या जर्मन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है धर्मनिरपेक्ष। क्या लिखोगे? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या कहता है एक प्रजातांत्रिक सरकार डैश डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डैश डैश इन रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिक के थ्रू। ठीक है, पब्लिक के थ्रू अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट कहता है जल एक डैश डैश संसाधन है? तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय आपको लिख देना है। वाटर इज अ डैश डैश एलिजिबल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य बताओ, ट्रू फॉल्स। पहला नंबर कहता है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 27% जो मैदानी हिस्सा है, अबाउट 27% इन इंडिया एरिया इज प्लेन, आर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सरदार सरोवर बांध गोदावरी नदी पर बना है, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर, गलत हो जाएगा, ये नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, नर्मदा रिवर पर। नेक्स्ट कहता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ क्या जर्मनी से हुआ था? द इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी, गलत बोल रहा है, ये तो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि भारत की पहली जूट मिल क्या बंगाल में स्थापित की गई थी? दैट इज द करेक्ट। ठीक है, द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन आपका बंगाल। नेक्स्ट कहता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या ब्रुसेल्स में है? द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपीय यूनियन इन ब्रुसेल्स, तो दिस इज अ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 22 लैंग्वेज को
अथॉरिटीज या ऑर्गेनाइज्ड प्राप्त है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर का 3 फॉल्स, नीचे का 3 ट्रू, ये होगा सही उत्तर। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दो, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य नहीं बल्कि यहाँ पर सही जोड़ी होनी चाहिए, ठीक है, सही जोड़ी। आइए मिलाते हैं फटाफट। पहला कहता है कि तृतीय क्षेत्र मतलब इसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संचार बैंकिंग, ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका हो जाएगा कृषि, खनन और मत्स्य पालन। नेक्स्ट कहता है आपका नेपोलियन की हार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1815, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, 1815 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है रोलेक्ट एक्ट, तो 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है लेबर पार्टी, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, प्लीज आप इसे इंग्लिश में क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1 वर्ड में आंसर करना है। हवाई जहाज के जो पार्ट्स है वो किस धातु के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है। नेक्स्ट कहता है कपास जो कॉटन है किसका पहले प्रतीक था, तो जो कॉटन था वो नए युग का पहला प्रतीक था, तो यहाँ पर आपको नए युग लिखना है, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था, तो रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, ये आपका सही उत्तर। नेक्स्ट कहता है मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो इसे जारी करने वाला है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो आपको ब्रुसेल्स लिख देना है, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्या कहता है डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओआरजी बस लिख के काम चला सकता है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास का क्या आशय है, तो सतत पोषणीय विकास सिंपल से कुछ और नहीं होता है, इसमें लगातार आपको डेवलप करना है लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना करना है, इसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अथवा क्या कहता है कि मृदा संरक्षण से क्या आशय है, तो मिट्टी को सिंपल सा नष्ट होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। आंसर क्या लिखना है, तो ये रहा तुम्हारे सामने, टेक आ स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया, यही चुपचाप लिख करके चले आना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर कहता है झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है, तो कहीं कहीं इसे दीपक नाम जानते हैं, कहीं कहीं इसे चिमाता कहते हैं, कहीं कहीं इसे स्थानांतरित कृषि, तो कहीं कहीं इसे गुंटूर खेती के नाम से जानते हैं, गुंटूरिंग फार्मिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि रबी की क्रॉप्स क्या है, एग्जाम्पल से देना है, तो वे फसल जो अक्टूबर नंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है उसे रबी की क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, गेहूं हो गया, आपका चना हो गया, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं। दिस इज अ करेक्ट आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 8, 8वां नंबर कह रहा है कि भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो आपका सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ठीक है, आपका और भी कई सारे उद्योग हैं, जैसे आपका कपास उद्योग हो गया, रेशम उद्योग है, ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट अथवा क्या कहता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाओ, तो ऐसा उद्योग जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं उसे कहते हैं आधारभूत उद्योग, ठीक है। व्हाट इज द मिंट बाय बेसिक इंडस्ट्री, जो आपको बेसिक सामान या फिर प्रोडक्ट आपको देती है वो कहलाते हैं बेसिक इंडस्ट्री, टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बंदरगाह और पतन में अंतर बताओ, तो सिंपल सा बंदरगाह वो कहलाता है जहां पर जहाज जो होता है, ठीक है, जो सामान ढोने वाला जहाज होता है वो आता जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं, और पतन ये होता है जहां पर जहाज आकर के रुकती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसे पतन कहते हैं, ठीक है। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड अ पोर्ट, ये पोर्ट नहीं होता है, ठीक है, एंड ये रहा, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसे कहते हैं हैव पोर्ट, हैव बोर्ड कहते हैं, हैव बोर्ड। नेक्स्ट क्या कहता है अथवा में कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत किन किन महानगरों की जोड़ती है, तो 4 महानगर हैं, सबसे पहले दिल्ली है, फिर आपका मुंबई है, फिर आपका चेन्नई है, फिर आपका कलकत्ता है, इस प्रकार से चतुर्भुज बनाती है, इसलिए इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है पिकेटिंग का क्या अर्थ होता है, पिकेटिंग का मतलब होता है अगर तुम कोई चीज का विरोध कर रहे हो तो तुम्हें उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उसे कहते हैं पिकेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई मजदूर किसी फैक्ट्री का विरोध करता है तो उस मजदूर को फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने देता, इसे कहते हैं पिकेटिंग, ठीक है, व्हाट डज पिकेटिंग। नेक्स्ट कहता है रोलेक्ट एक्ट क्या था, रोलेक्ट एक्ट कुछ और नहीं था, ठीक है, एक काला कानून था जिसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को शक हो रहा है तो शक के आधार पर गिरफ्तारी होती थी, जिसमें नो वारंट और कुछ नो इन्फॉर्मेशन, नो वारंट नो इन्फॉर्मेशन, केवल शक हो तो उस पर गिरफ्तारी होती थी, इसे कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट कहता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र कौन कौन सा था, तो इसमें आपका इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लैंड था सबसे पहले, और इसमें रसिया था, एंड एक देश और कौन सा था, इसका आंसर आप लोग करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। अगर कोई बच्चा सही आंसर देता है तो मैं इसको हार्ट दूंगा ताकि सही बच्चों को पता लग सके कि इन्होंने जो आंसर प्रोवाइड करा है दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कॉर्न लॉ क्या है, कॉर्न लॉ कुछ और नहीं है, हमें अंग्रेजों द्वारा भुट्टे पर जो कानून लगाया गया था, भुट्टे के आयात पर उसे कहते हैं कॉर्न लॉ। आयात मतलब होता है अगर विदेश से कोई चीज आ रहा है उसे कहते हैं आयात, तो इस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिए थे, उसे कहते हैं कॉर्न लॉ। नेक्स्ट कहता है 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों क्या क्या सामना समस्या आई थी, तो 19वीं सदी के अंत में मशीन आ गया था, तो बुनकरों और कारीगरों को बेरोजगारी कर दिया गया था, मतलब फैक्ट्रीज निकाल दिया गया था, इस प्रकार की समस्या देखने को मिली थी। बाकी आंसर मैं दिखा देता हूँ, तुम्हारे सामने आंसर अवेलेबल है, आप फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अथवा हम कहता है कि स्टेपलर और पुलर क्या होता है, तो सिंपल से जो ऊन होता है तो ऊन को बांधना स्टेपलर करना स्टेपलर कहलाता है, एंड पुलर क्या होता है उसका गच्छा बना करके और उसे भेजना, ठीक है, इसे कहते हैं, या फिर मुलायम बनाना, इसे कहते हैं आपका पुलर। यहाँ पर लिखा गया है, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में आई थी, तो 3 देशों में आई थी, चाइना, जापान और आपका एक और कौन सा देश है, इसका आंसर आप लोग हमें करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 2 मैं बताऊंगा, एक आपको बताना है। अथवा क्या कहता है कि गाथा गीत से क्या है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा तुम्हारे सामने गाथा गीत, ठीक है, टेका स्क्रीनशॉट, ठीक है। गाथा गीत वही गीत है जो किसी वीरता, ऐतिहासिक घटना या लोक कथा पर आधारित होती है और कई पीढ़ी तक इसे सुना जाता है, इसे कहते हैं गाथा गीत। बस इतना आपको लिख के कंप्लीट करना है। ओके, चलो हमने 10 मिनट में बहुत कुछ कवर कर लिया। हमारा टारगेट 20 मिनट था, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टारगेट से पहले अचीव कर लेंगे, और टारगेट से पहले अचीव अगर कर लिए मतलब हम बहुत अच्छी तैयारी पे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आम चुनाव से क्या तात्पर्य, तो सिंपल सा जनरल इलेक्शन, जिसमें व्यक्ति अपना वोट डाल करके और एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्णय करती है, उसे कहते हैं आम चुनाव, मतलब इसे कहते हैं जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट हमारे अथवा कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मुख्य कार्य क्या है, तो सिंपल से इनका मुख्य कार्य होता है कि जनमत को ग्रहण करना है, जनमत को एक्सेप्ट करना, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, और इनका दूसरा मुख्य कार्य ये होता है कि चुनाव जीत करके अपना सत्ता पर सरकार बनाना। नेक्स्ट कहता है लोकतंत्र का निर्णय लेने में देरी क्यों होता है, इसके बारे में लिखते हैं। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने देरी इसलिए होती है क्योंकि जब इसमें जो निर्णय होता है वो बिल्कुल सटीक होता है, जनता की भलाई के लिए होता है, इसलिए इसमें देरी से निर्णय लिया जाता है ताकि सभी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। राइट अ रीजन ऑफ डिले डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी। अथवा में कहता है कि लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका बताइए, तो मेंशन आर 2 रोल्स ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। कोई 2 आपको भूमिका बतानी है कि 2 भूमिका कौन कौन सी है। सबसे पहले लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने विचारों को रखने का मौका मिलता है, और लोकतंत्र में दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति जो है वो अपनी समस्याओं को सरकार के सामने उजागर कर सकता है, ठीक है। चलो बातें रखना मतलब सुझाव की बात कर रहा था, और समस्या अलग चीज़ है, सुझाव देना समस्या अलग चीज़ है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। इनका आंसर मैं दिखाते जाता हूँ भाई, आंसर के साथ मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ तो, ठीक है। ये रहा आम चुनाव, ठीक है, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक सेकंड रुकना और आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा। नेक्स्ट आपका ये रहा लोकतंत्र वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका ये रहा संगठित क्षेत्र वाला 16 नंबर, जो कि अभी शायद दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता है कि संगठित क्षेत्र की 2 विशेषता बताइए, तो इसका आंसर मैं दिखा दिया हूँ, राइट अ 2 कैरेक्टरशिप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अथवा में कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सिंपल से वे बेरोजगारी होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एग्जाम्पल तौर पर समझना, जैसे एक खेत है, इस खेत में काम करने के लिए मात्र 5 लोग की आवश्यकता है, तो अगर घर में 7 लोग हैं तो 7 के 7 लोग काम में आ गए हैं, तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम में आए हैं उन्हें कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब भाई तुम कहीं और समय का उपयोग करो ना, समय दुरुपयोग क्यों कर रहे हो इधर आके। नेक्स्ट कहता है विदेशी व्यापार से क्या है, तो सिंपल सा इंटरनेशनल मार्केट, मतलब विदेश से अगर तुम संबंध स्थापित कर रहे हो, लेन देन, उसे कहते हैं विदेशी व्यापार, ये तुम्हें लिखना है। अथवा हम कहता है कंटेनर क्या होता है, इसकी उपयोगिता होता है, तो कंटेनर कुछ और नहीं होता, इसमें सामान को रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे कंटेनर कहते हैं, और इसमें सामान आपका सेफ रहता है, ठीक है। व्हाट इज दिस कंटेनर। नेक्स्ट कहता है आरक्षित और रक्षित वन किसे कहते हैं, तो आरक्षित वन वो वन होते हैं जिसमें पशुचारण करना और वनों को काटना या फिर घूमना फिरना एकदम सख्त मना होता है, उसे कहते हैं आपका आरक्षित वन। और रक्षित वन किसे कहते हैं, जहां पर पशुचारण कर सकते हो, घूम सकते हो, उसे कहते हैं रक्षित वन। नेक्स्ट कहता है आपका अथवा वाला कि भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान बताइए, तो राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट 1972। सबसे पहले इसमें जो संकटग्रस्त जीव थे उन्हें बचाने के लिए किया गया था, मतलब संकटग्रस्त जीव अगर विलुप्त हो रहे हैं तो उनको पूर्णतः बचाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि जो जीव एकदम पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं, जिनके 1 या 2 स्पीसीज बची है, उनको रेड लिस्ट में रखना है, ठीक है। तो मुख्यतः जीवों को बचाने के लिए कार्य किया गया था। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, ये सब इसी के अधिनियम के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट कहता है संघीय सरकार की 3 विशेषता था, और संघीय सरकार मतलब होता है फेडरल सिस्टम, फेडरल जो हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहा है। सबसे पहले इसमें व्यक्ति को उनके स्वतंत्रता, मतलब वो अपनी बातों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी कमियों को उजागर कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है, बाकी इनका आंसर मैं दिखा देता हूँ। आप 17 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, कंटेनर वाला। ये रहा हमने आपके सामने 18 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये रहा आपके सामने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट। नेक्स्ट एरिया का संघीय सरकार, तो सबसे पहले सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। प्रत्येक स्तर पर सरकार का अधिकार संविधान द्वारा तय किया जाता है, एंड विभिन्न स्तर पर विभिन्न स्तरों की सरकारों को स्वतंत्र रूप से काम करती है। बस इतना तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये रहा सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का बांटना, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कोई 3 कार्य बताइए। व्हाट दे आर बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चंस में टाइप मिस्टेक है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए भाई,
डिसेंट्रलाइजेशन तो अलग चीज़ है, ये तो विमुद्रीकरण कहलाएगा, या फिर आपको हिंदी में गलत होना चाहिए, ठीक है। मुद्रा क्या है, ये विमुद्रीकरण कहलाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विमुद्रीकरण। एंड यहाँ पर थोड़ी मुझे डाउट लग रहा है यार, पता नहीं किस में दिक्कत है, हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा जरूर। नेक्स्ट हमारा अथवा वाला देख लो कि हमें भारत में ऋण के लिए औपचारिक स्रोत कौन कौन से बढ़ाने को उपाय हैं, ये रहा तुम्हारे सामने। नेक्स्ट कहता है कि वायु परिवहन के कोई 4 महत्व को लिखिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अथवा में रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो इन सब का आंसर आपको स्वयं करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, टास्क है, इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। प्रश्न 20 ले लो, 21 एंड 22 ये आपको करना है। एंड अंतिम में मानचित्र है, तो मानचित्र आप यहाँ से देख सकते हो। इस प्रकार से अगर तुमको हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस करना है, 4 सेटों में मिडिल एजुकेशन लॉन्च करता है, जिससे बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। और हाइब्रिड सैंपल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं। हिंदी में आया था 73 नंबर का सेम टू सेम, जो मैं पढ़ाया था, हाइब्रिड में दिया था। अंग्रेजी में 67 नंबर का सेम टू सेम। गणित में आया था आपके 71 नंबर का, 75 नंबर के पेपर में से 71 नंबर का सेम टू सेम देखने को मिला था। इसलिए आप साइंस और सोशल साइंस में जा सकते हो, बहुत फायदा मिलेगा अगर आप हाइब्रिड सैंपल पेपर को अच्छे से कर लेते हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको परचेस करना है तो सिंपल सा यहाँ पर पेमेंट करना है। एंड पेमेंट करने के बाद अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी इस मोबाइल नंबर पर शेयर करना है। शेयर करने के बाद 12 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ डिलीवर कर दिया जाएगा। परेशान मत होना, बार बार मैसेज मत करना, एक बार मैसेज करके आप छोड़ दो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और पीडीएफ आप तक भेज दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हिंदुस्तान का मैप भी दिया, देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो एंड करता हूँ और आप सारे हाइब्रिड को ले लो, पढ़ लो, डेफिनेटली एग्जाम में टॉप करोगे, तुम्हारा बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे। ओके, हमारा टारगेट था 20 मिनट एंड हमने 16 मिनट में सब कुछ कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।